गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लॉर्ड कॉर्नवालिस। फर्स्ट टॉपिक में मैंने वारन हेस्टिंग कराया था, अब हम लॉर्ड कॉर्नवालिस करेंगे। और ये जितने भी गवर्नर जनरल हैं कम से कम 3-4 वीडियो में कंप्लीट होंगे, क्योंकि मैं छोटी वीडियो डाल रही हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं डाल रही हूँ, इससे आपको भी सुविधा रहेगी देखने में। तो स्टार्ट करते हैं। इसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दिए गए। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ये 2 बार रहा, 1786 से 1793 और 1805 ईस्वी में। इसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दिए गए। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों के को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए, नियुक्त की। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथकीकरण सिद्धांत पर आधारित था। 1793 में एक विनियम के द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को उसका इंचार्ज बनाया। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। इसने 1793 में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदारों को अब भूराजस्व का लगभग 90% कंपनी को तथा लगभग 10% भाग अपने पास रखना था। स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन सोर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया गया था। इसमें जमींदार भूराजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। भूराजस्व वसूलने के अन्य 2 व्यवस्थाएं रैयतवाड़ी एवं महलवाड़ी थीं। रैयतवाड़ी व्यवस्था देख लेते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौतों को रैयतवाड़ी कहा गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आई। 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था 12 महल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई। 1820 ईस्वी में यह व्यवस्था मद्रास में लागू कर दी गई और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1825 में यह व्यवस्था बम्बई में लागू कर दी गई तथा 1858 तक यह व्यवस्था संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू कर दी गई। इस व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट है, सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। सेकंड है, भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया, जिससे वे भूमि का विक्रय कर सकते थे एवं गिरवी रख सकते थे। थर्ड है, लगान की अदायगी न होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी। फोर्थ है, लगान अदायगी के प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनर्समीक्षा करने की व्यवस्था की गई थी। फिफ्थ है, राजस्व के रूप में किसानों को उपज का 1/2 भाग देना था, जो धन के रूप में देना होता था। सेकंड है, महलवाड़ी व्यवस्था से देख लेते हैं। महल सबसे तात्पर्य जागीर अथवा गांव। इस पद्धति में सरकार ने राजस्व के लिए कृषकों से सीधा संपर्क नहीं किया, बल्कि गांव या जागीरों के मुखिया या लंबरदार को राजस्व वसूली का आधार बनाया। 1822 ईस्वी में यह व्यवस्था प्रारंभ की गई। यह व्यवस्था गंगा की घाटी, आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के कुछ भाग तथा तत्कालीन संपूर्ण पंजाब में लागू की गई। इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किया। इस व्यवस्था का जन्मदाता होल्ट मैकेंजी था। 1833 ईस्वी में मार्टिन वर्ड तथा जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आई। प्रारंभ में इस व्यवस्था में लगान उत्पादन का 2/3 भाग था, बाद में इसे घटाकर उत्पादन का 1/2 भाग यानी 50% कर दिया गया। भू राजस्व संग्रह करने की जो विधियां थी वो देख लेते हैं। जमींदारी थी एक, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। तो किस क्षेत्रफल पर कौन सी थी? जमींदारी जो थी वो 19% पर थी, रैयतवाड़ी 51% पर थी और महलवाड़ी 30% पे थी। अब पक्ष में जो ये जमींदार थी तो जमींदार होता था, और रैयतवाड़ी में किसान थे सीधा, और महलवाड़ी में मुखिया या लंबरदार। जो योजनाकार थे, जमींदारी व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, रैयतवाड़ी रीड और टॉम्स मुनरो के द्वारा, महलवाड़ी में होल्ट मैकेंजी था। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है।
इनके बाद सर जॉन सोर आया 1793 से 98 ईस्वी तक। इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। इसके कार्यकाल के दौरान 1795 ईस्वी में बंगाल नियम 21 के तहत नवजात कन्याओं की हत्या किए जाने को बाकी हत्याओं के समान ही अपराध घोषित कर दिया गया। मतलब इनके समय में कोई खास वर्क नहीं हुआ, सिर्फ इतना हुआ कि नवजात कन्याओं की हत्या को गैरकानूनी ठहरा दिया गया। अब है लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी तक। इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। सहायक संधि करने वाले राज्य थे हैदराबाद 1798 ईस्वी, फिर मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799, फिर अवध 1801 ईस्वी, पेशवा दिसंबर 1802, बरार एवं भोसले दिसंबर 1803 ईस्वी, सिंधिया 1804 ईस्वी एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर। इन्हें सीक्वेंस में याद रखना। ये इस ईयर से नेक्स्ट मतलब 2024 या 23 में यहाँ से पीसीएस में क्वेश्चन बना था, सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछा था कि किसके बाद कौन सा किसने संधि अपनाई थी। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। टीपू सुल्तान चौथे आंग्ला मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में मारा गया। इसके शासनकाल के दौरान 1804 ईस्वी में नियम 3 के अंतर्गत शिशुवध को बाकी हत्याओं की तरह ही मानते हुए दंड का प्रावधान कर दिया गया। मतलब इसके समय में क्या क्या हुआ, एक तो जो आंग्ला मैसूर चौथा युद्ध था वो हुआ, टीपू सुल्तान मारा गया, और इसके शासनकाल के दौरान 1804 में नियम 3 के अंतर्गत शिशुवध को बाकी हत्याओं की तरह दंड का प्रावधान कर दिया गया। फिर है इसी ने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में नागरिक सेवा भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की इसने, और 1854 ईस्वी तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलाता रहा। 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हेलेबरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया, जहां नवयुक्त प्रशासकीय अधिकारियों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 ईस्वी दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो गई। फिर है सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807 ईस्वी। 1806 ईस्वी में वेल्लोर में हुई सिपाही विद्रोह इसके काल की महत्वपूर्ण घटना है। क्वेश्चन बना है यहाँ से कि वेल्लोर में सिपाही विद्रोह किसके काल में हुआ था, तो सर जॉर्ज बार्लो के काल में 1806 ईस्वी में। फिर है लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 ईस्वी। इस काल में रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि मध्यस्थता चार्ल्स मैटकॉफ ने की। इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में पास हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 ईस्वी। इसी के समय आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी में हुआ। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। इसके समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में वासिल मोहम्मद, चीतू एवं करीम खां थे। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। इसी के समय 1822 ईस्वी को टेनेसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि टेनेसी एक्ट या काश्तकारी कानून कब आया था, तो 1822 ईस्वी में। इसके बाद है लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828 ईस्वी। इसके समय में प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 1824 से 26 ईस्वी लड़ा गया। 1826 ईस्वी में वर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यानडूब की संधि हुई। 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय में हुआ। फिर है लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1835 ईस्वी। 1803 ईस्वी में यह मद्रास का गवर्नर था। इसी के समय में 1806 ईस्वी में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बालियां न पहनने देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग था। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया।
अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1813 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। ठग देवी काली की पूजा करते थे। सन 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इसी के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले की अध्यक्षता वाले लॉ कमीशन ने आयोग के कोडीकरण का प्रयास किया। भारतीय शिक्षा पर मैकाले का कार्यव्रत 1835 ईस्वी को भारत के पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ माना जा सकता है। बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं मध्य कचेर को हड़प लिया। इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। इसके समय में भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद सदर अमीन का था, जिसे 700 रुपये प्रति माह तनख्वाह मिलती थी। इसके समय कंपनी के 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। इसने शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। चार्ल्स मैटकोप 1835 से 1836 ईस्वी, इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटाया। इसीलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। किसको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो चार्ल्स मैटकोप को। नेक्स्ट है लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 ईस्वी। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 ईस्वी। 1839 ईस्वी में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया। इसी के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की। अब है लॉर्ड एलिनबरो 1842 से 1844 ईस्वी। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। सिंधु को अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा इसमें स्वामियों को अपने दासों पर दावा करने के लिए न्यायालय जाने से वंचित किया गया। रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 ईस्वी से ही हुई। अब है लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848 ईस्वी। इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846। इसमें अंग्रेज विजयी हुए। इसने नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। अब यहाँ से PYQs देख लेते हैं। ये जितने भी जर्नल है कंपनी के अधीन, ये सब 3 से 4 लेक्चर में हो जाएंगे। मैं छोटे छोटे लेक्चर ला रही हूँ, आधा घंटे के या 1 घंटे के, जिससे आप लोग भी अपनी सुविधा अनुसार देख सकें। फर्स्ट क्वेश्चन है भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? ऑप्शन है ए लॉर्ड मेयो, कॉर्नवालिस, एटली या कर्जन ने। तो ऑप्शन बी सही है इसमें, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। व्याख्या देख लेते हैं। दीवानी और फौजदारी न्यायालय के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग ने आरंभ किया, मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया। 1793 ईस्वी की कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी, जिसके तहत कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रस्तावित सिविल सेवा यानी कि कोवेनेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? ऑप्शन है ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी वेलेजली, सी है कॉर्नवालिस और डी है विलियम बेंटिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कॉर्नवालिस। व्याख्या देख लेते हैं। भारत की प्रेस विद्याबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का सृजन कॉर्नवालिस द्वारा किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद कॉर्नवालिस ने प्रशासन को पुनर्गठित किया तथा राजस्व को भंग कर उसके संबंध में नए नियम बनाए तथा कंपनी के अधिकारियों के व्यक्तिगत व्यापार के संबंध में भी नए नियम बनाए। उसने कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से दीवानी तथा न्यायिक क्षेत्रों में स्पष्ट विभाजन किया, जिसने आगे चलकर भारतीय सिविल सेवा का रूप लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया। ऑप्शन ए है बेंटिक के द्वारा, कॉर्नवालिस के शासनकाल में, कर्जन के में या फिर डलहौजी के। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कॉर्नवालिस के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किस
किसे प्राय कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? ऑप्शन ए है कोतवाल, बी है दरोगा, सी है अमला, डी है जमींदार। तो ऑप्शन बी सही है इसमें, दरोगा। व्याख्या देख लेते हैं। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों को उनके पुलिस कर्तव्यों से अलग कर प्रत्येक 20 से 30 वर्ग मील के क्षेत्र में थाना स्थापित किया तथा दरोगा नामक पुलिस अधिकारी नियुक्त किया। दरोगा की नियुक्ति एवं पर्यवेक्षण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता था। किसान दरोगा को कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है गाजीपुर, सी है वाराणसी, बी है बलिया और डी है गोरखपुर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गाजीपुर। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी एवं 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसे भारत में इस्तेमरारी अथवा स्थायी बंदोबस्त, न्यायिक संहिता एवं भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। यहीं पर इसकी कब्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? ऑप्शन ए, दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, बी है भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, सी है कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना और डी है भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। तो ऑप्शन सी ही गलत है, किसी भी व्यक्ति को नौकरी नहीं देगा। अच्छा हाँ, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना ये सही है। इसमें पूछा है कि कौन सा सही नहीं है जो लागू नहीं होता है, तो ये ऑप्शन सी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? ए है पेशवा बाजीराव, बी है रघुजी भोसले, सी है दौलतराव सिंधिया या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही है, पेशवा बाजीराव। व्याख्या देख लेते हैं। दौलतराव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 ईस्वी में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर दिया। पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त किया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसिन में शरण ली तथा 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से बसिन की संधि की। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार कर ली। यह संधि मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि थी। नेक्स्ट है, 1802 की बसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? ऑप्शन ए है अंग्रेजों तथा बाजीराव फर्स्ट, बी है अंग्रेज तथा बाजीराव सेकंड, सी है फ्रांसीसी तथा बाजीराव फर्स्ट और डी है डच तथा बाजीराव सेकंड। तो इसका ऑप्शन बी सही है, अंग्रेज तथा बाजीराव सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था? ऑप्शन ए है अवध का नवाब, बी है हैदराबाद का निजाम, सी है पेशवा बाजीराव द्वितीय और डी है त्रावणकोर का राजा। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, अवध का नवाब। नेक्स्ट है, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, फिर है वेलेजली, सी है सर जॉनसोर और डी है ऑकलैंड। तो ऑप्शन बी सही है इसमें, लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? ऑप्शन ए है हैदराबाद के निजाम ने, बी है इंदौर के होलकर ने, सी है जोधपुर के राजपूत और डी है मैसूर के शासक। तो इसका इनमें से कोई भी सही नहीं है, सारे ही ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। जिन राज्यों ने वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार की थी वे थे हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार के भोसले, सिंधिया, इंदौर के होलकर। 6 जनवरी 1818 को जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी तथा भरतपुर ने स्वीकार की थी। इसलिए कोई भी इसमें से सही नहीं है, सबने ही स्वीकार की थी जो भी इसमें दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? ऑप्शन ए ग्वालियर के सिंधिया, बी हैदराबाद के निजाम, सी पंजाब के दिलीप और डी है बड़ौदा के गायकवाड़ और ई है नागपुर के भोसले। तो इसमें बी सही है, हैदराबाद के निजाम।
नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए हुए कूट से पता कीजिए। फर्स्ट है हैदराबाद, सेकंड मैसूर, 3 अवध और सिंधिया। तो इसमें आंसर है ऑप्शन ए, 1 2 3 4, मतलब सही सीक्वेंस में ही दिया हुआ है। पहले हैदराबाद आएगा, फिर मैसूर, अवध और फिर सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग, बी है लॉर्ड वेलेजली, डी है कॉर्नवालिस, सी है कॉर्नवालिस, डी है डलहौजी। तो ऑप्शन बी सही है इसमें, लॉर्ड वेलेजली। व्याख्या देख लेते हैं। लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाकर अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। इससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता और प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था? ए है शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना, बी है मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा करना, सी है खराज के रूप में धन प्राप्त करना और डी है अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। तो ऑप्शन डी ही सही है, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बक्सर का युद्ध 1764, बी है सहायक संधि 1863, सी है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 और डी है ब्रिटिश नागरिक एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813। तो ऑप्शन बी सही नहीं इसमें, सहायक संधि वाला, बाकी सारे सही हैं। देख लेते हैं क्यों सही नहीं है। भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करना तथा फ्रांसीसियों को भय को समाप्त करने के उद्देश्य से वेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली को 1798 ईस्वी में आरंभ किया था, जबकि इसमें लिखा हुआ है 1863। तो इसलिए ये गलत है, 1798 में आरंभ किया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य हैदराबाद प्रथम था, फिर बक्सर युद्ध 1764 में हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 में हुआ, बाकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किसी एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहरा रखी थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, बी है कॉर्नवालिस, सी है वेलेजली और डी है हेस्टिंग्स। तो ऑप्शन सी सही है, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने भारत की ओर 1797 ईस्वी में प्रस्थान किया, जो कि आंग्ल इतिहास में संभवतः सबसे अंधकार में समय था। फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन मिस्र तथा सीरिया को विजित कर चुका था तथा गंभीरतापूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी परिस्थितियों में वेलेजली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई तथा नेपोलियन का भय भी टल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है? ए है कॉर्नवालिस, बी है लॉर्ड हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड वेलेजली और डी है वारेन हेस्टिंग। तो ऑप्शन बी सही है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर जनरल काल में 1813 से 23 ईस्वी में हुआ था, जो कि 1815 ईस्वी की सुंगोली की संधि से समाप्त हुआ था। सुंगोली की संधि 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध हुई थी, जिसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 को किया गया था। नेक्स्ट सुंगोली की संधि हुई थी, ऑप्शन ए 1800 ईस्वी में, बी है 1803 ईस्वी, सी है 1805 ईस्वी और डी है 1815 ईस्वी। तो ऑप्शन डी सही है, 1815 ईस्वी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए है हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, बी है लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, सी है लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो ऑप्शन डी सही नहीं है, क्योंकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था, ना कि कॉर्नवालिस के में। देख लेते हैं। उत्तर आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ, न कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, अतः विकल्प डी सुमेलित नहीं है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ, लॉर्ड वेलेजली एवं आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के समय में और बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के समय में लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है? ऑप्शन ए है सर जॉन शोर, बी है लॉर्ड वेलेजली, सी है लॉर्ड हेस्टिंग्स और डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ऑप्शन सी सही है इसमें, लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे?
ऑप्शन ए है 1820 से 1827 ईस्वी, बी है 1819 से 1826, सी है 1822 से 29 और डी है 1818 से 25। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, 1820 से 1827 ईस्वी। व्याख्या देख लेते हैं। सर टॉमस मुनरो 1820 से 1827 ईस्वी तक मद्रास के गवर्नर रहे। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई व्यवस्था रईत वार्ड व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो थे और कैप्टन रीड थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के 12 महल जिले में लागू किया। तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, असम तथा कुर्ग, आधुनिक कर्नाटक का एक भाग में लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथा कथित कुशासन का आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, बी है हेस्टिंग्स, सी है विलियम बेंटिक और डी है लॉर्ड हार्डिंग। तो ऑप्शन सी सही है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वह कथित रूप से बहुत अधिक कुशासन एवं अव्यवस्था थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है, तो वो कौन है? ऑप्शन ए है वारन हेस्टिंग, बी है कॉर्नवालिस, सी है सर जॉन शॉर और डी है विलियम कैवेंडिश बेंटिक। तो ऑप्शन बी सही है इसमें, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ। इस युद्ध में कॉर्नवालिस ने स्वयं सेना की बागडोर संभाली थी। इस युद्ध में टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में कर ली थी, जिसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों को और उनके साथियों निजाम एवं मराठों को देना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है? ऑप्शन ए जनरल हेनरी मेडरगास्ट, बी है कैप्टन स्लीमैन, सी है अलेक्जेंडर बंसे और डी है कैप्टन रॉबर्ट पैम्बर्टन। तो ऑप्शन बी सही है इसमें, कैप्टन स्लीमैन। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्राय अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दी गई, शेष को आजीवन निरावसित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? ऑप्शन ए है क्लाइव, बी है कैप्टन स्लीमैन, सी है लॉर्ड मिंटो और डी है अलेक्जेंडर। तो ऑप्शन बी सही है, कैप्टन स्लीमैन। नेक्स्ट है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? ऑप्शन ए है वारन हेस्टिंग, बी है कर्जन, सी है बेंटिक और डी है लॉर्ड कैनिंग। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट है, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? तो इसमें है ऑप्शन सी 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से किस वर्ष बंगाल के दासों के निर्यात को रोक दिया गया? तो ऑप्शन बी सही है इसमें, 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी की घोषणा द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। ओके, थैंक यू एवरीवन।